नमस्कार, मैं हूं मनोज्ञा लोईवाल। स्वागत है आपका एनडीटीवी इंडिया पर और एक बार फिर से मैं लेकर आई हूं आपका पसंदीदा न्यूज शो टॉप स्टोरी। इस बुलेटिन में हम आपके लिए दिन भर की बड़ी खबरें लेकर आते हैं। आज हम आपके लिए वो खबर लेकर आए हैं जिसने एक बार फिर महाराष्ट्र में भाषा विवाद को तूल दे दिया है। ये खबर वही है जिसमें राज ठाकरे के कार्यकर्ता कहते फिर रहे हैं, मराठी नहीं बोल पाएंगे तो पिटाई खाएंगे। आपने ठीक समझा, हम बात कर रहे हैं मीरा रोड के हुए थप्पड़ कांड की। थप्पड़ कांड पर एनडीटीवी की मुहिम का असर हुआ है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने साफ किया है कि मराठी को लेकर मारपीट किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा है कि गुंडागर्दी ठीक नहीं है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने यह भी कहा है कि मराठी भाषा के साथ देश की दूसरी भाषाओं का भी सम्मान जरूरी है। सुनिए क्या कह रहे हैं देवेंद्र फडणवीस। मीरा रोड की घटना के तुरंत बाद एफआईआर भी दाखिल हुआ और कार्रवाई भी हुई है। इस प्रकार से कोई भाषा के आधार पर गुंडागर्दी करेंगे तो हमारी सरकार उनको छोड़ेगी नहीं, उनके ऊपर कार्रवाई करेगी। मैं वापस कह रहा हूं, स्वभाषा का अभिमान होना चाहिए, मातृभाषा का अभिमान होना चाहिए, पर उसको आगे करके अगर कोई गुंडागर्दी करेगा तो सहन नहीं किया जाएगा। आपने सुना, देवेंद्र फडणवीस ने विरोधियों पर निशाना साधते हुए क्या कहा। बिना किसी का नाम लिए उन्होंने ये कहा कि कुछ लोगों का अंग्रेजी प्रेम जग जाहिर है, लेकिन उन्हें हिंदी से इतनी नफरत क्यों है। मतलब ये कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने मराठी भाषा के विवाद को एक नया एंगल देने की कोशिश की है। उनसे पहले उन्हीं के मंत्री नितेश राणे ने भाषा के विवाद में मजहब की एंट्री करा दी थी। देखिए ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र में ना इतना मालूम है, महाराष्ट्र में कौन सी भाषा बोली जाती है? सब भाषा। मुंबई के मीरा रोड में हुआ ये थप्पड़ कांड सियासी गलियारों में अब एक नए रंग रूप के साथ उतरा था। पहले भाषा पर आर पार था, अब बात नल बाजार और मोहम्मद अली बाजार में है। मारा ही गया है ना, एक हिंदू को मारा गया है ना, एक हिंदू को मारा गया है, तो मुझे बोलना है कि इतनी हिम्मत जाके नल बाजार और मोहम्मद अली रोड में दिखाओ ना। वो जो दाढ़ी वाले और गोल टोपी वाले क्या मराठी में बात करते क्या? शुद्ध मराठी में बात करते हैं क्या? नीतीश राणे महाराष्ट्र के मंत्री हैं, बीजेपी के फायर ब्रांड नेता हैं और नारायण राणे के बेटे हैं। उन्होंने इस विवाद में जावेद अख्तर और आमिर खान की भी एंट्री करवा दी है। जावेद अख्तर क्या मराठी में बात करता है क्या? आमिर खान क्या मराठी में गाता है क्या? उधर उसके मुंह से मराठी निकालने की हिम्मत नहीं है। फिर बात हिंदुओं की सरकार तक भी पहुंची। मारा ही गया है ना, एक हिंदू को मारा गया है ना, एक हिंदू को मारा गया है, तो मुझे बोलना है कि इतनी हिम्मत जाके नल बाजार और मोहम्मद अली रोड में दिखाओ ना। वो जो दाढ़ी वाले और गोल टोपी वाले क्या मराठी में बात करते क्या? शुद्ध मराठी में बात करते क्या? उधर जाने की, उनको कान के नीचे बजाने की हिम्मत नहीं है। जावेद अख्तर क्या मराठी में बात करता है क्या? आमिर खान क्या मराठी में गाता है क्या? उधर उसके मुंह से मराठी निकालने की हिम्मत नहीं है। ये गरीब हिंदू को क्यों मारने की हिम्मत कर रहे हो? ये सरकार हिंदू ने बिठाई है, हिंदुत्व विचार की सरकार है, इसलिए इस तरह की कोई भी अगर कोई हिम्मत करेगा तो हमारी सरकार भी तीसरी आंख खोलेगी। इतना मैं कहना चाहता हूँ। नीतीश राणे के नए सियासी दाव पर शरद पवार की पार्टी उन्हें भिंडी बाजार जाने की चुनौती दे रही है। तो उसके क्या बोलना, तुम जाओ भिंडी बाजार, मराठी के क्लासेस शुरू करो, बहुत अच्छा होगा, स्वीकार करेंगे, लेकिन कुछ करो। यहाँ पे से बदगलाया मत। उद्धव ठाकरे गुट को भी समझ में आ रहा है कि नीतीश राणे ने एमएनएस के थप्पड़ कांड का जो नया एंगल दिया है वो बीएमसी चुनाव में उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है।
नेता उद्धव ठाकरे जी ने कहा है कि जो मुंबई का रहवासी है वो मराठी ही है, वो मुंबई का ही है, तो ये मराठी और अमराठी का जो भेदभाव है बीजेपी फैलाना चाहती है। बीजेपी हिंसा करवाती है, कानून व्यवस्था बीजेपी के पास है। अगर बीजेपी के राज में लोग सुरक्षित नहीं है तो हम किससे कहें। इसके लिए हमारी पार्टी शिवसेना ने हमेशा से एक ही चीज़ कही है कि अगर आप मुंबई महाराष्ट्र में रहते हैं तो आपको मराठी आनी चाहिए। बहुत प्यारी भाषा है, हिंदी मराठी संस्कृत एक ही देवनागरी पर टाइप होती है। इसका मतलब तीनों आपस में बहनें हैं, तो जो बहनें हैं उनको भेदभाव से आंखों से नहीं देखना चाहिए। हम किसी भी प्रकार की हिंसा का निषेध करते हैं। बहरहाल नीतीश राणे जिस हिंदुओं की सरकार की बात कर रहे हैं, उसी सरकार के गृह राज्य मंत्री कल कह रहे थे कि महाराष्ट्र में तो मराठी बोलनी ही होगी। महाराष्ट्र में मराठी तो बोलनी ही पड़ेगी। अगर मराठी नहीं आती है तो आपका ये एटीट्यूड नहीं चलेगा कि हम मराठी बोलेंगे नहीं। महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री योगेश कदम शिवसेना के हैं, जो सत्तारूढ़ महायुति का हिस्सा है। शिवसेना का स्टैंड आज भी साफ नहीं है। पार्टी के नेता संभल कर बोल रहे हैं। मैं ये जरूर कहती हूँ कि जो लोग यहाँ पे रहते हैं फिर वो दूसरे स्टेट में रहते हैं तो वहाँ के भाषा का जैसे सम्मान करते हैं, उसी तरीके से अगर कोई उत्तर प्रदेश में जाकर या मध्य प्रदेश में जाकर बोलेगा कि हम सिर्फ मराठी बोलेंगे तो वैसे हो नहीं सकता। उसी तरीके से यहाँ के जो लोग हैं उनको भी मराठी सीखनी चाहिए। जब वो परदेश में जाते हैं, थाईलैंड में जाते हैं, वहाँ दुकान रखते हैं तब थाई भी सीख लेते हैं। तो यहाँ मराठी सब लोगों का आना ये बहुत ज़रूरी है। दरअसल मराठी और गैर मराठी का विवाद ऐसा है जिसमें महाराष्ट्र की सारी पार्टियों की हालत साफ छछूंदर वाली है। उन पार्टियों में बीजेपी भी शामिल है, लेकिन नीतीश राणे ने जो नया एंगल दिया है वो शायद सत्तारूढ़ गठबंधन के एजेंडे में एकदम फिट बैठेगा। थप्पड़ कोई खाता है, कांड कोई करता है और एजेंडा कोई और बना देता है। थप्पड़ कांड पर मंत्री नीतीश राणे का बयान आया है। नीतीश राणे ने कहा है कि इस मामले में कड़ी सजा मिलेगी, हमारी सरकार इस पर बड़ी कार्रवाई करेगी, हिंदुओं को बंटने नहीं दिया जाएगा। हम इसी एंगल की बात कर रहे थे जो नीतीश राणे ने कहा है अपने बयान में। महाराष्ट्र में हिंदुओं ने सरकार बनाई है, सुनिए क्या कहा है नीतीश राणे ने। हमारे साथ महाराष्ट्र के मिनिस्टर नीतीश राणे हैं। सर, आप थोड़ी देर पहले एनडीटीवी से बात कर रहे थे जिसमें आपने कहा कि 7 आरोपियों को मीरा भाईंदर केस में अरेस्ट कर लिया है, बट हमें हमारे सोर्सेज से पता चला कि उन्हें बेल बॉन्ड पे कल ही छोड़ दिया और इस वक्त जब हम बात करें तो वो फ्री घूम रहे हैं। मैं अपनी मालूमात लेके बात कर सकता हूँ, ऐसी मालूमात मेरे पास तो नहीं है। आपके सोर्सेज, मैं तो महाराष्ट्र में मंत्री हूँ इसके वजह से, मगर मैं इतना आपको विश्वास दूंगा आपके चैनल के माध्यम से। इस तरह से कोई भी अगर हिम्मत कर रहा होगा तो हमारी सरकार उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी। कोई भी हमारे इधर ऐसी हिम्मत नहीं कर सकता। ये हिंदुत्ववादी सोच की सरकार है, हम हिंदू समाज के वजह से ही आज सरकार में आए हैं, इसलिए इस तरीके की कोई भी हिम्मत हम किसी को करने नहीं देंगे। सर, ऐसा भी कहा जा रहा है कि अगर केसेस थोड़े स्ट्रॉन्ग लगाए जाते हैं एफआईआर में तो शायद अरेस्ट करने में पुलिस होगा। थोड़ा पेशेंस आप रखिए। हमारे मुख्यमंत्री जी इसके ऊपर नजर रखे हुए हैं। सभी को सजा होगी, कड़ी सजा होगी, ताकि भविष्य में ऐसा कोई हिम्मत कर नहीं पाए। एज अ मिनिस्टर आर यू अश्योरिंग लोगों को कि इस केस में 100% सजा मिलेगी? लोगों जरूर मिलेगी, क्योंकि हम जैसे बार बार हिंदुत्व की सोच की सरकार है। ऐसी कोई हिम्मत कर रहा होगा, हिंदुओं के खिलाफ कोई हिम्मत दिखाता होगा तो उसको हिम्मत तोड़ने का काम हमारी सरकार करेगी। तो जस्ट इन केस अगर जो विक्टिम्स है वो अगर हिंदू नहीं होते, अगर वो किसी और धर्म के होते और उनके खिलाफ अगर ऐसी एक्टिविटीज कर रही होती, तभी आप मेरा इंटरव्यू लेने आ जाना। सर, ऑपोजिशन का कहना ऐसा है कि ये पूरी एक बीजेपी और शिवसेना की चाल है जिससे कि वो मराठी और अमराठी वोटों का विभाजन करके बीएमसी के इलेक्शन के लिए अपने आप के लिए एक भांडवल तैयार। ऑपोजिशन का इधर राजनीति का समय नहीं है। यहाँ हिंदुओं को मारा जा रहा है, हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। जिस तरीके से जिहादी हमारे हिंदुओं को टारगेट करते हैं, गजवा हिंद के अंतर्गत हमारे देश को इस्लाम राष्ट्र बनाने की कोशिश करते, हिंदुओं को बांटने का काम करते, वही भाषा भी ये लोग दोनों कर रहे। तो इन लोग में और जिहादियों में ज़्यादा फर्क नहीं है। इतनी हिम्मत है ना तो नल बाजार, मोहम्मद अली रोड में खड़े रह के उन लोग को मराठी सिखाओ ना। मुमरा में क्या मराठी बात किया जाता है? जावेद अख्तर क्या मराठी में शायरी करते हैं? तो इसलिए सारी हिम्मत हमारे हिंदुओं के अगर कर रहे होंगे ना तो हमको जो कड़ी से कड़ी सजा देने वो जरूर देंगे। सर, हमारे जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है होम डिपार्टमेंट के लिए, उन्होंने कहा कि सजा वगैरह तो होगी बट महाराष्ट्र में रह के मराठी में बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम देख सकते हैं कि शिवसेना का स्टांस इस पूरे मामले में थोड़ा डाइल्यूटेड है ना। मराठी तो सीखना चाहिए ना, उसमें गलत क्या है?
नहीं, मराठी सीखना चाहिए, बट शिवसेना का स्टांस थोड़ा डाइल्यूटेड नहीं लग रहा है इसमें? ऐसा एक समझ, वो आप उनके नेताओं से पूछना चाहिए, वो उनके नेता सक्षम है बात करने के लिए। मगर मैं बोल रहा हूँ जिस स्टेट के उस स्टेट की भाषा सीखना ही चाहिए। गलत नहीं कुछ कहा हमने, हम बीजेपी बन के कुछ अलग नहीं बोलने, वो ही कहेंगे। मगर इस तरीके से जो इम्पोजिशन हो रहा है, वो इम्पोजिशन मुमरा में जाके करो, इम्पोजिशन भैरमपाड़ा में जाके करो, फिर हम देखेंगे कि अजान कल मराठी में हो जाए, फिर हम देखेंगे कितनी हिम्मत है। सर, राज ठाकरे के आपके परिवार के साथ काफी पुराने और अच्छे संबंध है, क्या इस मामले में आप किसी तरीके से? राजनीति की जगह है, पारिवारिक संबंध है। मगर जो गलत है उसको हम गलत ही बोलेंगे, हम हमारे हिंदू राष्ट्र को बांटने देंगे नहीं। आप अश्योर कर रही हो कि यहाँ पे अरेस्ट इस केस में जल्द से जल्द जरूर होगी, कड़ी सी कड़ी सजा होगी, कड़ी सी कड़ी हो गई, इतना मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं। विल टेक योर वर्ड फॉर दैट। थैंक यू सो मच। ये थे हमारे साथ नितेश राणे, महाराष्ट्र के मंत्री। कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ मैं अनुज राय, एनडीटीवी इंडिया के लिए। महाराष्ट्र में अगर आपको रहना है तो मराठी कहना है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ समाजवादी पार्टी के विधायक और समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र के चीफ अबू आजमी साहब मौजूद हैं। अबू आजमी साहब, स्वागत है आपका एनडीटीवी पर। मी मराठी नहीं बोल सकते, इस पर कोई नाराजगी तो नहीं? देखिए, ऐसा है कि मराठी महाराष्ट्र की जबान है, सिर्फ महाराष्ट्र की नहीं, हर स्टेट में अपनी अपनी जबान है। हर स्टेट में अपनी अपनी जबान की रिस्पेक्ट है, इसमें कोई शक नहीं है, पहली जबान वही है। परंतु इस तरह से ये मुंबई जो है एक इंटरनेशनल सिटी है। मुंबई के रहने वाले बहुत कम लोग, सब बाहर से आए हुए लोग ज़्यादा हैं। यहाँ पे पॉपुलेशन बाहर की बहुत है, लोग आते हैं, काम करके चले जाते हैं। तो अभी एक जबान हिंदी तो है जो पूरे देश में बोली जाती है आमतौर से, लेकिन इंग्लिश बोले तो बुरा नहीं लगता, हिंदी बोले तो बुरा लगता है लोगों को। जहां तक मराठी का सवाल है, मराठी का रिस्पेक्ट पूरी है, लेकिन अगर कोई मराठी बोलता नहीं है तो उसको मार नहीं सकते आप। ये कोई जीआर नहीं, कोई कानून नहीं है। सरकार को, इसको सरकार हो या जो भी, ये लोग सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन में मराठी भाइयों को खुश करने के लिए, जबकि इनके बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं, इनके बच्चे भी शायद मराठी नहीं बोलते हैं रोज की बोलचाल में। और ये जबरदस्ती जो दुकानों पे काम करने वाले लोग हैं, छोटे छोटे लोग हैं जो बाहर से आए हुए हैं, रिक्शे वाले हैं, जिनका रोज आना, रोज कमाओ रोज खाओ, जो पढ़े लिखे भी नहीं हैं, उनको जाके पूछना और मारना, अगर मारना इनको है, मराठी लागू करना है, तो जो बड़े बड़े कारपोरेट्स हैं ना, जिनकी पूरे भारतवर्ष में उनके कारोबार बढ़े हुए हैं, लेकिन बॉम्बे में इनकी जो हेड ऑफिसेज हैं, उनको जाकर बात करें ना, उनसे जाए मिले कि भाई। योगेश कदम भी यही कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी कहना है, तो क्या वो फिर राज ठाकरे और उनके कार्यकर्ताओं का समर्थन कर रहे हैं? कौन कह रहा है? योगेश कदम। नहीं, जो भी कह रहा है गलत कह रहा है, ये कोई मतलब नहीं हुआ। महाराष्ट्र में रहना है तो मतलब क्या हो गया? तो ये कानून बन जाए, योगेश कदम साहब है असेंबली में, कानून बना दें कि भाई महाराष्ट्र में जो रहेगा उसको मराठी नहीं आएगी तो उसको निकाल दिया जाएगा। कानून बना दें, बोल दें कि मुख्यमंत्री ऐसा कह रहे हैं, ये तो कोई मतलब ही नहीं होता है। हाँ, अगर आपको लगता है कि मराठी से बहुत प्रेम है तो आप मराठी के लोगों को सिखाइए, किताबें बांटिए, बुलाइए, प्यार से उनको बोलिए मराठी बोलो, अगर आपको मराठी से बहुत प्यार है तो। लेकिन ये सब सिर्फ दिखावा है और कुछ नहीं है। थप्पड़बाजी करना कितना जस्टिफाइड है? ये कहना कि तुम्हें भाषा नहीं आती है लेकिन यहाँ पे रह रहे हो। नहीं, ये कोई मतलब किसी के बाप का थोड़े महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र सबका है। बहुत सारे लोग महाराष्ट्र के जो है यहाँ के डेवलपमेंट में लोगों का हिस्सा है। आप सोचिए जरा सा, जब कोविड आया था तो यहाँ के परप्रांतीय साहब अपने गांव चले गए थे। तो यहाँ पे इंडस्ट्री फैक्ट्री को इतनी प्रॉब्लम थी कि लोग जो है टिकट भेज रहे थे फ्लाइट का, बसें भेज रहे थे कि जल्दी आ जाओ, यहाँ काम नहीं हो पा रहा है। तो ये परप्रांतीय लोग जो यहाँ पर आकर के छोटे छोटे काम करते हैं, टैक्सी चलाते हैं, अखबार बेचते हैं, सब्जी बेचते हैं और मजदूरी करते हैं। ये लोग, अभी मैं असेंबली में था, आज मेरी असेंबली में पॉलिश का काम कर रहा था आदमी असेंबली के अंदर। मैंने उससे पूछा कहाँ गए? वो बोला गोरखपुर का हूँ। मैंने कहा मराठी आती है? बोला नहीं मराठी नहीं आती। क्या मतलब है? इस तरह से किसी को परेशान करना चाहिए क्या? नीतीश राणे, उन्होंने तो बयान दिया है और कहा है कि हिंदू था, गरीब था, इसलिए मारा है। क्या धर्म पर ले आए लड़ाई? नहीं, बिल्कुल, ये तो ऐसा है ना, इसलिए ये कह रहे हैं ना कि वो हिंदू था। अगर वो मुस्लिम होता और कहीं और का होता तो ये बात नहीं बोलते, और कुछ बोलते हो। लेकिन ये लोग जो है ना, ये सिर्फ और सिर्फ, और ये इसलिए बोल रहे हैं कि ये जिसने मारा है इनकी पार्टी का नहीं है, दूसरी पार्टी का है। तो ये लोग वक्त देख के बोलते हैं। लेकिन नीतीश राणे तो ये भी कह रहे हैं कि अगर हिम्मत है तो मोहम्मद अली बाजार में जाकर मार के दिखाओ। मनसे के कार्यकर्ताओं को कह रहे हैं यहाँ पर गरीब हिंदू देख के मार लेते हैं, हिम्मत है तो फिर जाइए मोहम्मद अली बाजार में जाकर मारिए।
हाँ हाँ, ये इनकी बातों का जवाब देना बिल्कुल बेकार है। ये लोग जो है सस्ती पब्लिसिटी के लिए रोजाना नफरत की बात करते हैं, सिर्फ देश को तोड़ने की बात करते हैं। इनकी बात का जवाब मैं बिल्कुल देना नहीं चाहता हूँ। कि आपके समाजवादी पार्टी की कर्मभूमि अगर या जन्मभूमि कहें तो उत्तर प्रदेश है, वहां पर भी कांवड़ियों को लेकर और वहां पर नाम बदलने को लेकर या दुकान पर अपनी नाम लगाने को लेकर सवाल उठ रहे हैं। ये क्या मतलब है? अरे हम उत्तर प्रदेश के, मैं जानता था कि जब हिंदू भाइयों की शादी होती थी, उनके 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 औरतों का कपड़ा पूरा बनाना, उनका पूरा सब कुछ, जो सुहाग के कपड़े बनाना, सब कुछ मुसलमान बनाता था। चूड़ियां बनाना, वहां पे जहाँ पूजा होती वहां फूल रखना, ये सारे काम मुसलमान करता था। साड़ियां बनाने से मुसलमान बनाता है। लेकिन आज तक कभी हिंदू मुसलमान में कोई अंतर नहीं था। ये लोग जो आजकल आ गए, इनको ऐसा लगता है कि राजनीति में हिंदू और मुस्लिम करो, मंदिर और मस्जिद करो, डेवलपमेंट कुछ मत करो, लोगों का ध्यान भटकाओ और सत्ता में पड़े रहो। ये क्या मतलब है? ये बिल्कुल, और बड़े विद्वान ने कहा है कि जो लोग धर्म को लाते हैं राजनीति में, समझो कि अच्छे लोगों के हाथ में सत्ता नहीं है। ये आरोप तो आप पर भी लगता है समाजवादी पार्टी पर कि मुस्लिम के तुष्टीकरण करते रहते हैं जिससे जीत जाएं। अगर किसी के साथ इंसाफ करना है तो उसको तुष्टीकरण नहीं कहते। तुष्टीकरण उसे बोलते हैं कि अगर आपको कुछ मिल रहा है उससे ज्यादा दे रहा हूं मैं, तो उसको तुष्टीकरण कहते हैं। अगर आपके साथ जुल्म ज्यादती हो रही है तो समाजवादी पार्टी के साथ मुसलमान इसलिए जुड़ा हुआ है कि समाजवादी पार्टी सांप्रदायिकता के खिलाफ है, और कोई वजह नहीं है। क्या दे दिया लोगों ने हम समाजवादी मुसलमानों को? यहाँ पे नहीं मिला है समाजवादी पार्टी से। नहीं, समाजवादी पार्टी से इंसाफ मिला है, बिल्कुल मिला है। लोग तुष्टीकरण का मतलब क्या बहुत कुछ जो मिल रहा था उससे बहुत ज्यादा दे दिया और किसी को नहीं दिया, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। सबको दिया, सब जिस तरह से सबको दिया उसी तरह मुसलमानों को भी दिया। अभी तो कपिल देव अग्रवाल हैं, कैबिनेट मंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उन्होंने हमारे एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में कहा है कि असदुद्दीन ओवैसी आए, कांवर लेकर जाएं, चढ़ाएं, पूरी श्रद्धा के साथ हम उनका समर्थन करेंगे। क्या चढ़ाएं? कांवर चढ़ाएं असदुद्दीन ओवैसी आकर। इसको सेकुलर नहीं बोलते, ये सेकुलरिज्म नहीं है। सेकुलर इसको बोलते हैं कि आप अपने धर्म पर रहिए, मैं अपने धर्म पर रहूं, मैं आपके धर्म की इज्जत करूं, आप मेरे धर्म की इज्जत करें। सबका धर्म अपनी जगह पे है। लेकिन ये क्या मतलब हुआ कि आप जय श्री राम बोलो? अरे ये कोई मतलब? आपको वंदे मातरम पढ़ो, आप जो है आपके यहाँ से सामान नहीं खरीदेंगे, अपनी दुकान पे नाम लिख के रखो ताकि मुसलमानों को नाम दे के खरीदेंगे नहीं। अभी यूपी में तो कई जगह पर जो अपने आप को लोग गाय के पुजारी कहते हैं, और वही लोग गाय की स्मगलिंग कर रहे हैं। महाराष्ट्र में जिस तरह से, मैं वापस बात करना चाहूंगी कि जो भाषा का विवाद हो रखा है, इसको आप देखते कैसे हैं? क्योंकि जब बॉलीवुड की बात होती है तो हिंदी में सिनेमा बनेगी, जब बाकी सारे काम होंगे तो पैसे हिंदी में आएंगे, लेकिन जब हिंदी कोई बोले तो उसे मराठी नहीं बोल पाने के लिए मारो। सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन में महाराष्ट्रियन भाइयों का वोट कितना ज्यादा किसको मिल जाए, ये होड़ लगी हुई है, और कोई मतलब इसका नहीं है, सिर्फ बेवकूफ बनाने की बात है और कुछ नहीं। आपको लगता है कि इसका विरोध प्रदर्शन जमीन पर और ज्यादा होना चाहिए? क्या आप और बिल्कुल होना चाहिए, और मराठी का कोई अपमान थोड़ी कर रहा है। मराठी के सब मराठी का सम्मान कर रहे हैं। महाराष्ट्र में रहते हैं तो महाराष्ट्र में सारे गवर्नमेंट के काम जितने सब मराठी में होते हैं। ये जाकर हाई कोर्ट में बोला ना कि यहाँ पे क्यों इंग्लिश में काम हो रहा है, ये इसकी बात नहीं करते। आप कोर्ट में जाते हैं तो आपको ट्रांसलेशन करके देना पड़ता है इंग्लिश में, अगर मराठी में लिख के ले जाते हैं तो आप उसकी बात कीजिए। ये सब चीजें, और ये गरीब आदमी मराठी नहीं बोल रहा है, आप उसको टीवी पे दिखा, सोशल मीडिया में दिखा करके महाराष्ट्र भाई को जो है सिर्फ ये कि भाई हम महाराष्ट्र के बहुत हितकारी हैं और महाराष्ट्र में मराठी को बढ़ावा देना चाहते हैं, इससे वोट देना चाहते हैं आप लोग, ये नफरत है। सरकार ने भी तो 3 लैंग्वेज पॉलिसी को वापस लिया ना। पहले वो दबाव में, ये दबाव तो और किसी राज्य में नहीं होता जितना महाराष्ट्र में हो जाता है। हाँ, दबाव में लिया, बिल्कुल सही बात है। देखिए ऐसा है कि तो सबसे पहले महाराष्ट्र में मराठी का मराठी रहेगी, ठीक है, उसके बाद इंग्लिश ली गई, फिर हिंदी। लोगों का कहना है कि प्राइमरी क्लास स्कूलों में 5 तक 3 सब्जेक्ट जो है कंपलसरी करना जो है ना, ये बच्चों पे बोझ पड़ेगा। लेकिन मेरा कहना है कि अगर कोई उर्दू पढ़ना चाहता है, उर्दू मीडियम का स्कूल है, तेलुगु मीडियम का स्कूल है, गुजराती मीडियम का स्कूल है, तो वो क्या करेंगे? वो अगर इंग्लिश पढ़ेंगे और मराठी पढ़ेंगे तो एक सब्जेक्ट उनको तो पढ़ना पड़ेगा। तेलुगु में तेलुगु वाले पढ़ रहे हैं, उर्दू पढ़ना चाहते हैं लोग, तो ऑप्शनल सब्जेक्ट एक होना चाहिए। ऑप्शनल सब्जेक्ट तो होना चाहिए, लेकिन उस पर राजनीति कितनी होनी चाहिए? एक आखिरी जवाब सिर्फ ये पूछना चाहूंगी। एक और नितेश राणे है, दूसरी ओर मनसे के कार्यकर्ता हैं, और तीसरी ओर आप हैं। क्या कहेंगे महाराष्ट्र की जनता को? नहीं, मैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से कहूंगा कि महाराष्ट्र का लॉ एंड ऑर्डर को सुधारिए। ये लोग जो हो रहा है आप जानते हैं अच्छी तरह से। आप जो सामने आइए, इस तरह से महाराष्ट्र का विकास रुकेगा, लोगों में डर बढ़ेगा, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब होगी। जो सही चीजें हैं उसको होने दीजिए, मराठी को प्रमोट कीजिए, मराठी पढ़ाइए लोगों को, स्कूल खोलिए मराठी के। सब मराठी के स्कूल सब बंद हो रहे हैं और मराठी लोग कम पढ़ रहे हैं। इन चीज़ों में गौर कीजिए, और मराठी को बढ़ाना है तो
प्यार मोहब्बत से बढ़ाइए, इस तरह से मार झगड़े से नहीं होता है। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए अबू साहब। आपने समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी को सुना। कल महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री ने कहा था कि महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी मराठी कहना है। आज उनका रवैया थोड़ा नरम दिखा। उनसे खास बातचीत की एनडीटीवी इंडिया के संवाददाता अनुज रायते ने। सर, मीरा भयंदर के केस को लेकर बवाल दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। हमें थोड़ी देर पहले नीतीश राणे जी ने बताया कि सीएम इसके ऊपर कड़ी नज़र रखे हुए एज समवन डायरेक्टेड फॉर दिस ऑफिशियल्स। आप क्या कंफर्म कर पाओगे अभी इस वक्त? देखिए, हमारी भूमिका तो क्लियर है। महाराष्ट्र में मराठी बोलने आनी चाहिए, और अगर नहीं आ रही है तो आप ऐसे एटीट्यूड नहीं रख सकते हो कि हम बोलेंगे ही नहीं। आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, आप रिस्पेक्ट कीजिए ना। द ओनली इशू इज़ दैट अगर आप रिस्पेक्ट करोगे एक दूसरे को, हिंदी का भी रिस्पेक्ट होना चाहिए, मराठी का भी रिस्पेक्ट होना चाहिए, तो मेरे ख्याल से अगर वो चीज़ नहीं होती तो शायद इंसिडेंट में नहीं होता था। तो इर्रिस्पेक्टिव हमने ये भी कहा है कि जिन्होंने कायदा हाथ में लिया है बिल्कुल उनके ऊपर कार्रवाई तो कायदे से होगी, और ऐसे इंसिडेंट नहीं होने चाहिए। भाईचारा हमने बरकरार रखना चाहिए। हिंदी वर्सेस मराठी ये जो इशू है, इसमें बिल्कुल कुछ लोग सिर्फ पॉलिटिकली इसमें इन्वॉल्व होके एक डिस्टर्बेंस लाना चाहते हैं, और अगले जो चुनाव आ रहे हैं, चुनाव में इनका ये वोट पॉलिटिक्स चालू है, क्लियर है। तो मेरे ख्याल से उसमें हमारी जब भी हम अभी जो भी वहाँ पे एसोसिएशन थी उससे हमारी सरकार ने भी बात की है। प्रताप जी सरनाइक जी हो, वो वहाँ पे स्थानिक लीडर है, तो मेरे ख्याल से उनकी तरफ से भी वहाँ पे कोशिश जारी है। लेकिन जो इंसिडेंट हो रहे हैं बिल्कुल पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड है। दो चीज़ें क्लियर है, अगेन आई एम सेइंग दिस, महाराष्ट्र में मराठी बिल्कुल बोली जानी चाहिए। अगर नहीं आती तो आप रिस्पेक्टफुली बोल सकते हो कि ठीक है हम सीखेंगे या फिर कोशिश करेंगे, आप डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते हो। साथ में अगर कोई कायदा अगर तोड़ता है तो बिल्कुल उनके ऊपर भी कायदे से कार्रवाई की जाएगी। सर, क्या इस केस में हम कोई अरेस्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये खुलेआम एक गुंडागर्दी का रिजल्ट हमें देखने मिल रहा है। अगर मराठी नहीं भी आती फिर भी वीडियो निकाल के किसी को थप्पड़ मारना एक तरीके से टेरर फैलाने की तरह ये चीज़ हो जाता है, तो इसके ऊपर कोई अरेस्ट हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं? एफआईआर तो लॉन्च किया है। एफआईआर में जो भी उसमें हमने जो भी यहाँ पे कलम लगे हैं, तो मेरे ख्याल से वो कलम में जो तरतूदें हैं उसके हिसाब से कार्रवाई होगी। किसी की अगर इच्छा हो अरेस्ट हो तो वैसे अरेस्ट, आखिर में कायदा है, कायदा ही फॉलो किया जाना चाहिए। तो कायदे में जो तरतूद, कायदे में जो भी वहाँ पे प्रोविजंस है, वो प्रोविजन के हिसाब से वहाँ पे कार्रवाई होगी। अद्भुत है, कायदा भी होना चाहिए, कार्रवाई भी होनी चाहिए। लगता है अभी तक दोनों को लापता ही रखना संभव हो पाया है। शिवसेना के नेता संजय निरुपम आज उस दुकान पर पहुंचे जिसके मालिक को मराठी नहीं बोलने पर थप्पड़ मारा गया था। संजय निरुपम से बात की मेरी सहयोगी सुजाता द्विवेदी ने। आप ही के पार्टी के एक नेता योगेश कदम कहते हैं कि मराठी आनी ही पड़ेगी, और काफ़ी एरोगेंट टोन में उनके द्वारा जो है ये बात कही गई थी। इसका आप समर्थन करते हैं, और क्या इस प्रकार मारकर मराठी सिखाई जाएगी अब लोगों को? नहीं, मारकर तो मराठी नहीं सिखाई जा सकती, इसका कोई समर्थन नहीं कर रहा। हमारी पार्टी भी नहीं समर्थन करती, हमारी सरकार भी समर्थन नहीं करती। हाँ, इस बात में मेरा भी विश्वास है कि महाराष्ट्र में अगर लोग रहते हैं तो उन सभी लोगों को मराठी में संवाद करना चाहिए। लेकिन जिस व्यक्ति को मराठी नहीं आती है उससे ज़्यादा से ज़्यादा आप आग्रह कर सकते हैं, उससे गुजारिश कर सकते हैं, उस पर दबाव डाल सकते हैं, लेकिन उसको थप्पड़ मारेंगे कि वो मराठी नहीं बोलता है, यह सरासर गलत है। इसमें महाराष्ट्र का अपमान है, मराठी भाषा का अपमान है। और मराठी भाषिक लोग इतने बड़े दिल के हैं तो वो भी इस चीज़ को स्वीकार नहीं करते। तो मारा मारी, थप्पड़बाजी, हिंसा का रास्ता, यह एक सभ्य समाज का हिस्सा नहीं है, इस सभ्य समाज की परंपरा नहीं है, तरीका नहीं है। महाराष्ट्र की राजनीति में राज ठाकरे की जो भूमिका है वो टटोलना जो है बड़ी मुश्किल मानी जाती है, जिसके चलते इस समय आप ही के जो महायुति का पक्ष है वो कहीं ना कहीं इसके खिलाफ एक स्टैंड नहीं ले पा रहा है, ऐसी भी बात कही जा रही है। आप लोग का स्टैंड क्या है? ऐसा नहीं, उनकी भूमिका टटोलना बड़ा मुश्किल है। ये आपके लिए मुश्किल है, मेरे लिए मुश्किल नहीं है। आप पिछले 4 चुनाव देख लीजिए, हर चुनाव में अपना सहयोगी बदलते हैं। इस चुनाव में जिस भाई से पूरी 20 साल से झगड़ा कर रहे उसको सहयोगी बनाने जा रहे हैं, और जब हर चुनाव में एक सहयोगी बदलते हैं उसके बाद उनका वोटिंग परसेंटेज नीचे जाता है। इस चुनाव के बाद भी उनका वोटिंग परसेंटेज 2% पर टिका हो 0.2% हो जाएगा। क्योंकि पॉलिटिक्स में कंसिस्टेंसी की आवश्यकता होती है, एक सोच की आवश्यकता होती है। आप आज हिंदी के खिलाफ कल वहां पर रैली करने जा रहे हैं। आपको मालूम है बाला साहब हिंदी का कितना सम्मान करते थे, कितना हिंदी से प्रेम करते थे। ये बाला साहब जी थे जिन्होंने हिंदी सामना शुरू किया, मुझे एडिटर बनाया,
और 12 वर्षों तक मैं उनके अंदर कार्यकारी संपादक था। उन्हें अरेस्ट करना चाहिए या नहीं? बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल गिरफ्तार करना चाहिए, उनको गिरफ्तार करके जेल में रखना चाहिए और जब तक महानगर पालिका चुनाव संपन्न नहीं होता तब तक उनको जेल में ही रखना चाहिए। नितेश राणे जो बोल रहे हैं कि जाके जरा नया नगर और जो दूसरे इलाके हैं डोंगरी वहां पर जाकर इस प्रकार मारपीट, सही बोल रहे हैं, वो सही बोल रहे हैं, क्योंकि आप जो हमला करते हैं भाषा के नाम पे वो गरीब और कमजोर लोगों पे करते हैं, जरा मजबूत लोगों से लड़के दिखाइए ना। अधिकतर पार्टियों ने अपना स्टैंड साफ कर दिया है, बीजेपी ने भी अपना स्टैंड साफ कर दिया है, लेकिन शिवसेना का स्टैंड क्लियर नहीं है अभी तक। सुनते हैं शिवसेना की नेता नीलम गोरे क्या कह रही हैं। हमारे साथ विधान परिषद की उपसभापति नीलम गोरे जी है। हम देख रहे हैं कि मराठी और अमराठी का वाद जो है वो मुंबई में पिछले कुछ दिनों से बढ़ता जा रहा है, खास करके मेरा भयंदर में कुछ दिनों पहले जो हुआ उसके ऊपर से कल वहाँ के ट्रेडर यूनियन ने एक बंद का भी ऐलान किया था एक दिन के लिए। आप कैसे देखती है इस पूरी चीज़ को? एक टेंशन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है शहर में। एक तो बात ऐसी है कि कभी कभी दो व्यक्तियों के विवाद को कुछ ना कुछ दूसरा कारण भी रहता है। उसी के साथ साथ जब वो अलग अलग भाषा या अलग अलग धर्म के साथ जुड़े हैं तब उसका आविष्कार भी अलग तरीके से होता है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहती हूँ कि जो लोग यहाँ पे रहते हैं फिर वो दूसरे स्टेट में रहते हैं तो वहाँ के भाषा का जैसे सम्मान करते हैं उसी तरीके से अगर कोई उत्तर प्रदेश में जाकर या मध्य प्रदेश में जाकर बोलेगा कि हम सिर्फ मराठी बोलेंगे तो वैसे हो नहीं सकता। उसी तरीके से यहाँ के जो लोग हैं उनको भी मराठी सीखनी चाहिए। जब वो परदेश में जाते हैं, थाईलैंड में जाते हैं, वहाँ दुकान रखते हैं तब थाई भी सीख लेते हैं। तो यहाँ मराठी सब लोगों का आना ये बहुत ज़रूरी है और मराठी को प्रतिष्ठा भी मिलनी चाहिए। और इसके लिए जो संघर्ष हो रहा है वो बहुत ही मुझे लगता है दुखदायक है। इस तरीके से ये ना हो इसके लिए ट्रेड यूनियंस, ट्रेड एसोसिएशन और सामान्य जो लोग हैं प्रतिनिधि उनको मिलके अच्छी तरीके से कुछ रास्ता निकालना चाहिए। मैम, विरोधकों का कहना है कि इसे कहीं ना कहीं जो रूलिंग पार्टी है यहाँ पे शिवसेना और बीजेपी वो एक तरीके से फ्यूल कर रहे हैं, क्योंकि मराठी अमराठी में बंटवारा करके अमराठी वोट वो अपनी तरफ लेना चाहते हैं। ऐसा विरोधकों का सीधा सवाल है रूलिंग डिस्पेंसेशन से। नहीं, विरोधकों का सवाल ऐसा है कि ईवीएम में ही कुछ गड़बड़ है तो कितना भी हम करेंगे तो ईवीएम हमको ही देने वाला है, ऐसा उनका आरोप है। तो इसके लिए मुझे लगता है कि हमारे मराठी में कहावत है कि रडगाण्यासारखं स्वतःच लावायचं आणि रडीचा दाव खडी, वैसे उस तरीके से इनका चल रहा है। सर मैम, फाइनली क्या फिर वो जो एमएनएस के गोन्स के या फिर उनके वर्कर्स के जो एक्शन थे, क्या शिवसेना उनके सपोर्ट में रहेंगे? उसके बारे में ज़्यादा मैंने जानकारी नहीं ली है। मुझे लगता है उस लोकल लेवल पे उनका कुछ संघर्ष हुआ होगा। हर बात में उलझना मैं ठीक नहीं समझती। मराठी गैर मराठी मुद्दे पर जमकर सियासत हो रही है। महाराष्ट्र की हर पार्टी अपना एंगल तलाश रही है, हर नेता इसमें अपना एजेंडा खोज रहा है। चलिए सुनते हैं कि शरद पवार की पार्टी के नेता रोहित पवार क्या कह रहे हैं। सबसे पहले जानना चाहूँगा कि जो भी मेरा भयंदर में हो रहा है उसके ऊपर से बहुत ज़्यादा बवाल मचते हुए नज़र आ रहा है। अरेस्ट अब तक हुई नहीं है और हम देख सकते हैं कि अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ के इसके ऊपर रिएक्शंस अलग से आ रहे हैं। एज अ लीडर ऑफ एनसीपी आप किस स्टांस को सपोर्ट करते हो इस पूरे मामले में? देखो, अगर आप रास्ते में जाओगे किसी को मारोगे वो तो हम सपोर्ट नहीं करते, क्योंकि हम संविधान पे विश्वास रखते हैं। आप संवाद के माध्यम से चर्चा करके अगर मार्ग निकल रहा है या चर्चा होके कोई सोल्यूशन निकल रहा है तो वो अच्छी चीज़ है। इसलिए मारपीट अगर होती है रास्ते पे तो वो तो हम सपोर्ट नहीं करते। लेकिन जो भायंदर में वहाँ पे हुआ था, जहाँ पे वो रैली निकली थी, अभी देखो उसके पीछे राजनीति भी हो सकती है, ऐसी चर्चा है। अभी जब लोकसभा इलेक्शन था तब हिंदू मुस्लिम हुआ, बीजेपी ने वो वातावरण किया था। जब विधानसभा इलेक्शन हुआ था ओबीसी वर्सेस मराठा का वातावरण किया था, उसका माइलेज भी बीजेपी और मित्र पक्षों ने बहुत ताकती से वहाँ पे लिया था। मतलब उन्होंने क्या किया था कि दो समाज को डिवाइड किया था, इंटेलेक्चुअली डिवाइड किया था और सोशली भी डिवाइड किया था। वैसे ही हिंदू मुस्लिम के बारे में बात करें तो अभी जब बम्बई का इलेक्शन है तो बम्बई के इलेक्शन में मराठी वर्सेस नॉन मराठी इस पे ज़्यादा चर्चा हो रही है। तो इसके पीछे भी कुछ पॉलिटिकल एंगल हो सकता है और सत्ता में जो पार्टी है वही वो कर सकती है, क्योंकि आने वाला इलेक्शन बम्बई का, कि जिस तरीके से बम्बई को चलाया गया प्रशासक के माध्यम से, सरकार के माध्यम से, अच्छा कुछ डेवलपमेंट बम्बई का वहाँ पे हुआ नहीं, वहाँ पे बहुत बड़ा करप्शन हुआ है और ये मुद्दे इलेक्शन में आ सकते हैं। इसीलिए लोगों का ध्यान थोड़ा सा नॉन कंस्ट्रक्टिव विषय पे लेके जाना, मराठी वर्सेस नॉन मराठी करके कैसे भी हालत में 80-90 सीट जहाँ पे नॉन मराठी वर्चस्व है वहाँ पे कंट्रोल लेने का बीजेपी का ऐसा कुछ प्लान हो सकता है, ऐसे हम सबको लगता है। ये सब एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट के बैकड्रॉप में हो रहा है और वो ऐसा है कि
कम से कम 20 साल बाद हम देखेंगे कि ठाकरे बंधु जो है वो एक स्टेज शेयर करेंगे। आप MVA के काफ़ी इम्पोर्टेंट घटक हो। पॉलिटिकली तो मैं इसके ऊपर थोड़ी देर में आऊँगा, बट जब ठाकरे बंधु साथ आते हैं तो एज समवन हु हैज़ बीन वेरी क्लोज टू द ठाकरे फैमिली, कितना इम्पोर्टेंट मोमेंट है ये महाराष्ट्र के पॉलिटिकल टेरेन के लिए? अगर महाराष्ट्र की संस्कृति देखो या हिंदू संस्कृति या भारत की संस्कृति देखो, वहाँ पे अगर फैमिली इकट्ठा रहती है, भाई भाई इकट्ठा आते हैं, तो उसका स्वागत ही किया जाता है और उस तरीके से कल्चरली मैं उनका स्वागत करता हूँ। और पॉलिटिकली क्या होगा वो बाद में पता चलेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि एकदम से मराठी बनाम गैर मराठी क्यों हो गया है। ये पूरी सियासत BMC चुनाव को लेकर हो रही है, लेकिन BMC का चुनाव कब होगा? BMC यानी कि बृहन्मुंबई नगर पालिका, महानगर पालिका, कुछ पता नहीं है। 3 साल से चुनाव नहीं हुए हैं, 3 साल से ज्यादा की देरी हो चुकी है। फरवरी 2017 में हुए थे आखिरी बार चुनाव, फरवरी 2022 में होना था चुनाव, लेकिन वार्ड के परिसीमन पर अटका रहा मामला। OBC कोर्ट पर भी फंसा रहा पेच, सुप्रीम कोर्ट में अभी भी चल रहा है ये मामला। अब आपको दिखाते हैं कि BMC चुनाव में किसकी कितनी ताकत है, ये समझना बहुत जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी 2012 में 31 वार्ड पर जीती थी, 2017 में 82 पे, शिवसेना 12 में 75 पर थी तो 17 में 84 पर, कांग्रेस 2012 में 52 पर थी तो 2017 में 31 पर, NCP 2012 में 13 पर थी और घटकर 2017 में 9 पर आ गई। MNS जिसने ये पूरी घटनाक्रम का एक बार फिर से सूत्रधार किया है, 2012 में 28 पे थी और घट के 2017 में 7 पर आ गई। अन्य 2022 में 28 पर थे, लेकिन 17 में भी ये आंकड़े और ज्यादा खराब हुए और 14 पर आ गए। कुल मिलाकर 227 वार्ड हैं जिन पर चुनाव होना है। 2012 में हुए और 2017 में हुए, और अब कब होंगे ये नहीं पता है। ये इसलिए नहीं पता है क्योंकि ये मामला इस समय कोर्ट में है। जब कोर्ट आदेश देगा तो ये उसके बाद ही होगा। लेकिन BMC का चुनाव बहुत जरूरी होता है क्योंकि BMC का जितना बजट होता है वो देश के कई राज्यों से भी कई गुना ज्यादा है। करीब 48,000 करोड़ का जिस निकाय चुनाव या निगम का बजट होगा तो आप कल्पना कर सकते हैं कि वो कितना ही होगा। अब सीधा लेकर चलते हैं, आपको ये बताते हैं कि मीरा रोड में गैर मराठी को थप्पड़ लगाया गया तो ठाणे में एक गैर मराठी शख्स को पूर्व सांसद के दफ्तर में माफी मंगवाई गई। वो भी भाषा का ही विवाद था। वहां उद्धव ठाकरे के पूर्व सांसद भी मौजूद थे। अब उद्धव ठाकरे के बेटे कह रहे हैं कि इस भाषा का विवाद से और इससे कोई लेना देना नहीं है। देखिए ये रिपोर्ट। मैंने कल थोड़ा अपने दुकान पे थोड़ा सा लड़ाई हो गया इनके साथ में, तो मैंने इनको थोड़ा सा मारा, तो आइंदा से मैंने ऐसे गलती नहीं करूंगा, सॉरी, मुझे माफ कर दो। एक और थप्पड़ कांड जिसकी गूंज नक्कार खाने की तूती बनकर रह गई। जो आदमी थप्पड़ चला रहा है उसे पहचान लीजिए, इसका नाम है तानाजी सावंत। और जो आदमी थप्पड़ खा रहा है उसे भी पहचान लीजिए, ये एक दुकानदार है, नाम है शत्रु पुजारी। जहां ये थप्पड़ चलाया जा रहा है और माफी मंगवाई जा रही है वो पूर्व सांसद का ऑफिस है। वो सांसद उद्धव गुटके हैं, नाम है राजन विचारे। ठाणे का ये वीडियो सामने आया तो उद्धव गुट के पूर्व सांसद राजन विचारे कटघरे में खड़े हो गए। आरोप लगा कि पूर्व सांसद ने अपनी मौजूदगी में गैर मराठी हिंदी भाषी दुकानदार को थप्पड़ लगवाए और माफी मंगवाई। विवाद बढ़ा तो आदित्य ठाकरे ने खुद सामने आकर सफाई दी। साफ तौर पे ये बताना चाहता हूँ, ये वाद या मसला नहीं है कि वो उत्तर भारतीय है या किसी समाज का है। ये मराठी अमराठी का झगड़ा नहीं है, ये वैयक्तिक कोई झगड़ा था जो उन दोनों में था। जो व्यक्ति एक दूसरे को अगर आप देखें तो उनका पहला भी क्लिप कुछ है और ये बात अभी पुलिस कंप्लेंट में गई है। हम किसी बात पे भी कोई भी ऐसे झगड़ों में हमारी कोई हाथ न लाएंगे। मराठी अमराठी का वाद नहीं है, कोई भी कानून अपने हाथ में ना ले, लेकिन अगर कोई कानून दूसरी तरह से भी कानून हाथ में लेता है या मराठी का अपमान करता है, महाराष्ट्र का अपमान करता है, तो फिर बातें आगे बढ़ सकती है। अब आपको पूरा वाकया बताते हैं। 1 जुलाई की सुबह तानाजी सावंत नाम का व्यक्ति ठाणे स्टेशन के पास की एक दुकान पर मोबाइल का सिम रिचार्ज करवाने पहुंचा। तकनीकी कारणों से जब सिम रिचार्ज नहीं हो सका तो दुकानदार ने मना कर दिया। कहा जा रहा है कि इसी बात पर तानाजी सावंत आग बबूला हो गया और दुकान पर हंगामा करने लगा। बात हाथापाई तक पहुंची। आरोप है कि इस दौरान तानाजी सावंत और दुकान पर काम करने वाले 4 से 5 कर्मचारियों के बीच जमकर झड़प हुई, जिसमें तानाजी सावंत घायल हो गया। पुलिस ने केस दर्ज किया, कर्मचारियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की।
और फिर नोटिस देकर छोड़ दिया। लेकिन मामला यहाँ खत्म नहीं हुआ, बल्कि शुरू हो गया। शिवसेना यूबीटी के पूर्व सांसद राजन विचारे ने दुकानदार को अपने ऑफिस में बुला लिया। शिव सैनिकों की मौजूदगी में दुकानदार ने मराठी बोलने वाले तानाजी सावंत से बकायदा कान पकड़कर माफी मांगी। मैंने कल थोड़ा अपने दुकान पे थोड़ा सा लड़ाई हो गया इनके साथ में, तो मैंने इनको थोड़ा सा मारा। तो आइंदा से मैंने ऐसे गलती नहीं करूंगा, सॉरी, मुझे माफ कर। गैर मराठी दुकानदार को बाध्य किया गया कि वो पैरों में झुककर क्षमा याचना करे। तानाजी ने पूरे एटीट्यूड में माफ भी कर दिया, लेकिन एक थप्पड़ के साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। अब महाराष्ट्र से आपको सीधे लेकर चलते हैं पश्चिम बंगाल। एनडीटीवी पर मोनोजीत की बैचमेट का नया खुलासा आया है। एनडीटीवी पर मोनोजीत की बैचमेट ने खुलासा करते हुए ये कहा है कि मोनोजीत ने यूनियन रूम को बार बना रखा था। हर शाम कॉलेज के यूनियन रूम में दोस्तों के साथ शराब पीता था, लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करता था। क्या कहा है मोनोजीत के बैचमेट ने, वो गौर से सुनिए। मोनोजीत मिश्रा उर्फ मैंगो दादा अपने ही लॉ कॉलेज में हर रोज पार्टी करता था। ये खुलासा किया है मोनोजीत मिश्रा की एक बैचमेट ने, जिसने एनडीटीवी से बात की है। दरअसल मेरे ठीक ये लेफ्ट में जो सिक्योरिटी गार्ड का रूम है वो है, और इसके सामने उस तरफ जाएं तो अंदर जाकर यूनियन रूम है। बैचमेट के मुताबिक मोनोजीत मिश्रा हर शाम को अपने दोस्तों के साथ यूनियन रूम में बैठकर शराब पीता था, और शाम होते ही उसकी महफिल यहाँ पर सजती थी। ये डेली का रूटीन था। जब मोनोजीत मिश्रा अपने दोस्तों के साथ मिलकर कॉलेज के नियमों की तमाम धज्जियाँ उड़ाते हुए हर रोज यहाँ पर शराब पीता था। बैचमेट के मुताबिक उसने 2016 में कॉलेज में एडमिशन लिया था, और उसके बाद 2017 में मोनोजीत मिश्रा ने दोबारा से कॉलेज में एडमिशन लिया, क्योंकि इसके पहले 2013 में उसने कॉलेज छोड़ दिया था। उस पर एक अटेम्प्ट टू मर्डर का मुकदमा दर्ज हो गया था। उसके बाद वो कॉलेज से गायब हो गया था। तो बैचमेट ने एनडीटीवी को बताया कि जब 2017 में जब मोनोजीत मिश्रा ने एडमिशन लिया, तो उसके बाद से ही उसकी हरकतें शुरू हो गई थी। वो लगातार लड़कियों के साथ में छिड़कानी करता था, टीजिंग करता था, और बात बात पर लड़कियों को धमकाता था। कई लड़कियों से उसने अटेम्प्ट टू रेप की कोशिश की है, और इस तरह से लगातार कॉलेज में उसका दबदबा था। जो बैचमेट है उसने एनडीटीवी को ये भी बताया कि 2018 में जो कॉलेज की यूनियन बॉडी थी उसने एक रेजोल्यूशन पास किया, और उसमें ये कहा गया कि मोनोजीत मिश्रा कॉलेज में सिर्फ क्लास अटेंड करने, यानी कि केवल पढ़ाने आएगा, उसके बाद वो यहाँ पर शाम के टाइम नहीं रहेगा। ये भी उसने जानकारी दी। और उसके बाद भी जो मोनोजीत मिश्रा है उसकी हरकतें लगातार जारी रहीं। बैचमेट ने यह भी कहा कि 2018 में ही जो मोनोजीत मिश्रा है वो कॉलेज के ही सिक्योरिटी गार्ड को उसके साथ में मारपीट करते हुए उसे यहाँ से उठाकर ले गया था। वो बात बात में जो कॉलेज के अधिकारी हैं, जो कॉलेज के प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो बात बात में उनको गोली मारने की धमकी देता था। तो ये सारी जानकारी जो मोनोजीत मिश्रा की एक महिला बैचमेट है उन्होंने एनडीटीवी से बातचीत में दी हैं। हालांकि उनका ऑडियो भी हमारे पास है, लेकिन हम उनका ऑडियो नहीं चला रहे हैं क्योंकि ये प्राइवेसी का मामला है, इसीलिए हम उनका ऑडियो नहीं चला रहे हैं। लेकिन उन्होंने ये चौंकाने वाले खुलासे किए हैं कि मोनोजीत मिश्रा यहाँ पर बैठकर अपने यूनियन रूम में हर रोज़ शराब पार्टी करता था, और उसके साथ में कई लड़के होते थे जो उसके साथ हर रोज़ शाम को यूनियन रूम में शराब पीते थे, और वो लगातार महिलाओं के साथ में, जो कॉलेज की लड़कियां हैं, जो उनके साथ में छिड़कानी करता था, टीजिंग करता था, और जब वो विरोध करती थी तो उनको धमकाता था। सत्ता का मद मदिरा में छलक जाता था और फिर महिलाओं से बदतमीजी कर देते थे। अब आपको मध्य प्रदेश के जबलपुर में झमाझम बारिश से बिगड़ते हालात दिखाते हैं। नदी नालों में पानी का सैलाब आ रहा है। इस बीच नदी के पुल पर ट्रक ड्राइवर की लापरवाही सामने आई है, और ये तस्वीरें आपको कांपने पर शायद एक बार मजबूर कर दें। नदी में एक ट्रक के बहने की तस्वीर आई है। ट्रक ड्राइवर और हेल्पर ने किसी तरह तैरकर अपनी जान बचाई।
आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में झमाझम बारिश हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक जबलपुर सहित मंडला, डिंडोरी, बालाघाट में भी तेज बारिश होने की संभावना है। मॉनसून का सीजन है, ऐसे में बारिश लगातार होती रहेगी, लेकिन जिस तरह से ये ट्रक डूब रहा है और उसमें गैस के भरे सिलेंडर्स पूरी तरह से पानी में बह जाते हैं और ड्राइवर और खलासी जो दोनों साथ में थे वो दोनों किसी तरह से तैर के बाहर आते हैं और जिंदा बचते हैं। ये भी जहां एक ओर डूबने की कहानी है तो वहीं दूसरी ओर बचने की कहानी है। बारिश का जो हाल मध्य प्रदेश में है, गुजरात में भी कुछ कमोवेश वैसा ही दिख रहा है। गुजरात के राजकोट में भारी बारिश का कहर है। 2 दिन के ब्रेक के बाद राजकोट में बारिश ने जोरदार एंट्री ली है। 1.5 घंटे की बारिश में शहर के अलग अलग इलाकों में पानी भर गया है। शहर के कई इलाकों में पानी भर गया है। 3 लोग पानी में फंसे हैं। जल भराव के कारण लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। घर से दफ्तर जाना हो या दफ्तर से घर या फिर सिर्फ स्कूल या आसपास के काम के लिए निकलना हो तो ऐसा लग रहा है कि सड़क पर नहीं बल्कि नदी से गाड़ियों को लेकर निकल रहे हैं। कल्पना कीजिए इन लोगों को कितनी तकलीफ हो रही होगी, खास तौर से देश के कई इलाकों में जिसमें मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, साथ ही साथ गुजरात है, महाराष्ट्र है, जहां बारिश हो रही है थोड़ी सी तेज बारिश पूरी तरह से जल जमाव में तब्दील हो जाती है और लोगों के लिए बड़ी बड़ी परेशानियों का सबब बन जाती है। आने वाले दिनों में भी इसी तरह का फोरकास्ट है। बारिश रुकने का नाम नहीं लेगी। बारिश अगर खेतों के लिए अच्छी है तो शहरों के लिए कुछ परेशानी का सबब है, खासतौर से बड़े शहरों में, जहां पर सवाल उठ जाते हैं कि जो नाले की सफाई है क्या वो कम हो रही है, क्या उसमें दिक्कतें हैं जिसकी वजह से ये पानी भर जाता है। कल्पना कीजिए 1 से 1.5 घंटे की बारिश में अगर ये आलम है तो अगर 2 दिन बारिश हो गई तो पता नहीं क्या ही होगा। आज शाम 6 बजे टॉप स्टोरी में मेरे मनोज्ञा लोहीवाल के साथ इतना ही। खबरों का सिलसिला एनडीटीवी इंडिया पर जारी रहेगा और ब्रेक के उस पार शुरू होगा न्यूज हेडक्वार्टर, जिसमें जुड़ेंगे मेरे सहयोगी आशुतोष और विकास भदौरिया। जुड़े रहिए एनडीटीवी इंडिया के साथ।